मणिकर्णिका में आज हम 7वें उपखंड के अंतिम भाग को पढ़ेंगे और यही इसका समापन एपिसोड भी रहेगा। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। इस अंतिम एपिसोड के भाग 3 का जो विषय है वह है सबीहा। पिछली 2 घटनाओं की अपेक्षा ये एक विचित्र किस्म का हादसा है। उत्पल वर्मा के कलकत्ता चले जाने के बाद जुलाई 1971 में मैंने पॉलिटिकल साइंस एमए प्रथम वर्ष में नाम लिखाया। संज्ञान रहे कि इस चीज के लिए उत्पल वर्मा ही इन्हें सजेस्ट करती है कि जिस सब्जेक्ट को बिना पढ़े ही वे इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा लेते हैं, तो यदि वे उसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी बाबत इन्होंने एमए में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया था, जबकि ये स्वयं बीए तक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे थे। हमारी क्लास हमेशा पुरातत्व विभाग के लेक्चर हॉल में लगा करती थी। कक्षाएं अक्सर 10 बजे शुरू हो जाती थी। दिसंबर 1971 की बात है। प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी की एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट पर क्लास शुरू होने वाली थी। मैं प्राय 15 मिनट पहले ही क्लास में पहुंच जाया करता था। उन दिनों हमारे क्लास में सबसे सुंदर और आकर्षक छात्रा होती थी सबीहा बानो। मैं किसी से बातचीत नहीं करती थी। वह सारी दुनिया से कटी कटी नजर आती थी। वह कभी बुर्का पहनकर तो कभी नकाब पहनकर कक्षा में आया करती थी। नकाब में वह हद से ज्यादा आकर्षक लगती थी। अभी 2-4 दिन ही हुए थे बांग्लादेश को स्वतंत्र हुए। अमेरिका द्वारा कुख्यात जंगी जहाज 7th फ्लीट, जिसे बंगाल की खाड़ी में भेजा गया था, उसकी चर्चा हर किसी की जबान पर थी। एक खास बात यह थी कि सबीहा ना सिर्फ सुंदर बल्कि क्लास की अन्य लड़कियों में सबसे लंबी भी थी। इसलिए लड़के उसे आपस में बात करते हुए 7th फ्लीट कहकर संबोधित करते थे। चूंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का होल टाइमर था, इसलिए सारा विश्वविद्यालय मुझे जानता था। मेरी छवि एक गंभीर कम्युनिस्ट की बन चुकी थी। जब मैं उस दिन क्लास के लिए पहुंचा तो देखा कि वह कक्षा के सामने वाले लॉन में खड़ी थी और 2 लड़के उसे घेरे हुए थे। उनमें से एक बहुत वाचाल था। वह कहने लगा, तू तो 7th फ्लीट हाउ, तो से तो पूरा देश में बर्बाद हो जाए। इस बीच उन लड़कों ने मुझे देख लिया और वे तुरंत वहां से भाग गए। सहमी हुई सभी हम मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह कुछ कहना तो अवश्य चाहती थी, किंतु आदतन बोल नहीं पा रही थी। मैंने भी संकोचवश कुछ नहीं बोला और कक्षा में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सभी मेरे बगल में आकर बैठ गई। उस दिन प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत पर बहस करने वाले थे, किंतु भारत द्वारा बांग्लादेश को स्वतंत्र किए जाने की घटना इतना हावी थी कि वह बार बार पाकिस्तानी सैनिक द्वारा भारत के सामने समर्पण की घटना का जिक्र कर रहे थे। वे कहते कि जनरल ए के नियाजी, जिन्होंने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 98,000 सैनिकों के साथ समर्पण पत्र पर जिस कलम से हस्ताक्षर किया था, उसकी बिक्री बहुत घट जाएगी। उन्होंने उस कलम की कंपनी का नाम पार्कर बताया था, और जहां तक मेरी नॉलेज है, पार्कर जो है वो विश्व के बेहतरीन पेनों के लिए जानी जाती है कंपनी। उनके इस कथन से सारे छात्र हंस पड़े थे। सबीहा भी खूब हंसी थी। प्रोफेसर त्रिपाठी की क्लास के बाद मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पर प्रोफेसर गणेश प्रसाद उनियल की क्लास थी। वे भी बांग्लादेश की सरगर्मी पर कुछ देर बहस करते रहे और अंत में कुछ मिनट बेदां के दर्शन पर उनका भाषण हुआ। प्रोफेसर उनियाल का भाषण बहुत गंभीर किंतु विनोदपूर्ण हुआ करता था। उस दिन उन्होंने बताया कि बेदां का दर्शन परंपरा एवं आधुनिकता का एक अजीब मिश्रण था। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जैसे भारतीय दूल्हा जो सूट टाई बांधे सिर पर मोर रख लेता है। उनके इस उदाहरण पर सारी क्लास ठहाकों में गूंज उठी थी। उसी तरीके से यदि महिलाओं के लिए देखा जाए तो वेस्टर्न वियर के ऊपर सिंदूर, टिकली, मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा, ये भी थोड़ा और पाजेब थोड़ा हास्यास्पद लगता है। प्रोफेसर उनियाल के लेक्चर के बाद उस दिन कोई और क्लास नहीं थी। सारे छात्र कक्षा के बाहर लंच के लिए चल पड़े। मैं भी क्लास से बाहर जाने ही वाला था कि सबीहा ने मुझे रुकने के लिए कहा। मैंने पूछा कि कोई काम है। उसने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर भी वह मेरे साथ बोली। हम पैदल महिला कॉलेज तक गए। उसने सबसे पहले मुझे बताया कि मीरा प्रकाश क्लास की एक कम्युनिस्ट छात्रा से पता चला है कि आप घर से भागकर कम्युनिस्ट बन गए और ट्यूशन से काम चलाते हैं।
मैंने कहा कि मैं घर से भागा पढ़ाई के लिए, ना कि कम्युनिस्ट बनने के लिए, किंतु परिस्थितियों ने मुझे कम्युनिस्ट बना दिया। इसके बाद सबीहा ने कहा कि सुना है आप सबकी बहुत मदद करते हैं। मैंने कहा कि ऐसा दावा नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है कि मेरा जीवन कम्युनिस्ट पार्टी को समर्पित है। इसी तरह की बातें करते करते जब हम महिला कॉलेज के पास पहुंचे तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। मैंने बता दिया कि 25 कैलाश भवन, लंका। इसके बाद उसने कहा कि मेरा भाई आपकी बहुत तारीफ करता है। मैं चौंक गया कि उसका भाई मुझे कैसे जानता है। फिर पता चला कि सबीहा शमीम की बहन है। शमीम सिद्दीकी मेरे साथ बीए में पढ़ता है। ऐसा जानकर मुझे खुशी भी हुई क्योंकि शमीम मेरा घनिष्ठ दोस्त था। उस समय सबीहा ने यह कहकर मुझे अचंभित कर दिया कि किसी दिन शाम को मेरे निवास पर आकर वह जरूर बात करेगी। मैंने कह दिया ठीक है। वह कुछ दिन बाद शाम को बुर्का ओढ़े मेरे पास आई। मैं पहले से दृढ़ प्रतिज्ञ था कि अब किसी और को उत्पल वर्णा हरगिज नहीं बनने दूंगा, क्योंकि इस दौरान उन्होंने जो मानसिक संत्रास की स्थिति झेली थी उसी के चलते उन्होंने सोच लिया होगा कि अब और नहीं। जिसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है वाली कहावत दोबारा से। सबीहा बहुत घबराई हुई थी। थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोल पाई। हिम्मत जुटाकर वह कहने लगी कि उसका एक लड़के से प्रेम हो गया है और वह उससे शादी करना चाहती है। इस प्रयास में वह मुझसे मदद की विनती करने लगी। मैंने सबीहा को आश्वस्त किया कि जो भी मदद वह चाहेगी मैं उसे पूरा करूंगा। जब मैंने पूछा कि लड़का कौन है तो उसने बताया कि एस खान। मैं खान का नाम सुनकर एकदम घबरा गया क्योंकि वे बीएचयू का एक बाहुबली था। जहां तक मुझे याद लगता है ये शायद वही एस खान वही होंगे जिनको शाहनवाज खान शेरपुर वाली घटना के दौरान ये अपने साथ लेकर जाते हैं। शायद ये उन्हीं का जिक्र है। खान फुटबॉल का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था। मेरी चुप्पी को भांपते हुए सबीहा कहने लगी कि खान के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, फिर भी वे मुझे पसंद हैं। इस प्रकरण के चलते सबीहा मेरे बहुत नजदीक होती चले गई। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, अतः उत्पल वर्णा की ही तरह वह भी पढ़ाई के लिए मेरे ऊपर निर्भर हो गई। इस बीच खान को फुटबॉल की विशेष ट्रेनिंग के लिए पटियाला के NIS अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में दाखिला मिल गया। वहां उसे 1 साल तक रहना था। इस दौरान सबीहा की पूरी दिनचर्या उत्पल वर्णा जैसी हो गई। मतलब वहीं पर पकाना उन्हीं के कमरे में कैलाश भवन में और वहीं पर खा लेना और सब कुछ साथ साथ उनके जाना शॉपिंग पे भी। जहां भी मैं होता वह भी वहीं होती। यहां तक कि मेरे ही चलते उसने कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। BHU में मेरी उसकी खूब चर्चा होती। इस चर्चा का कुछ अटपटा रूप खान तक पहुंच गया, जैसा कि स्वाभाविक था। सबीहा ने से कहा गया कि मैं मेरा साथ छोड़ दे। मैं खान के बाहुबली रूप से बहुत डर गया था, किंतु सबीहा ने मेरे लिए हद से ज्यादा विश्वास पैदा हो गया था। इसलिए उसने खान से साफ तौर पर कह दिया कि वह गुरुजी यानी मैं का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। खान एकदम घबरा गया। उसने मजबूर होकर परिस्थितियों से समझौता कर लिया और मेरा विरोध करना बंद कर दिया। मैंने भी उसे आश्वस्त कर दिया कि मैं उन दोनों के बीच नहीं बल्कि उनके साथ हूं। तो यहां पर एक बात गौरतलब है कि जिस तरीके का अपना वर्णन रूप रंग का तुलसी राम जी करते हैं उसको देखते हुए ऐसा आभास होता है कि वे खूबसूरत पुरुषों में की श्रेणी में नहीं आते थे, लेकिन चूंकि औरतों के प्रति बहुत सम्मानजनक नजरिया रखते थे तो इसलिए बतौर महिला होते हुए मैं ये कह सकती हूं कि हमें इस चीज का पता चल जाता है कि कौन सा पुरुष किस निगाह से आपको या किसी महिला को देख रहा है। तो इसीलिए जो सबसे खूबसूरत महिलाएं थी इनकी यूनिवर्सिटी की वो इनकी तरफ आकर्षित हुई। उसकी वजह शायद यही होगी कि महिलाओं के प्रति जो ये इनका हृदय बहुत उदार था और जो इनकी सोच थी वो काफी व्यापक रही होगी। तो उसी चीज का जिक्र यहां भी पता चलता है कि सबीहा भी इनसे बहुत ज्यादा घनिष्ठता इसलिए बढ़ा पाई क्योंकि जो इनका उदार हृदय था और जो औरतों के प्रति सम्मानजनक नजरिया था उसी के चलते। उसी समय 1972 की ईद आई और सबीहा मुझे साथ लेकर इलाहाबाद जिले के
फूलपुर स्थित अपने घर चली गई। वह पहले से ही अपने माँ बाप को मेरे बारे में अच्छी तरह बता चुकी थी, अतः उसके घर वालों ने मेरा खूब स्वागत किया। सबीहा मुझे जानबूझकर अपने घर ले गई थी ताकि सभी लोग ठीक से परिचित हो सके। मैं 4 दिन उसके यहाँ रहा। सबीहा के चाचा फैजाबाद के जेल में सुपरिटेंडेंट थे। वे भी ईद के अवसर पर घर आए हुए थे। उनके परिवार के सभी लोग नेहरू के बड़े प्रशंसक थे। रोज शाम को नेहरू की विशेष नीति पर खूब चर्चा होती। अरब इजराइल संघर्ष तथा यासिर अराफात की पैलेस्टाइन नीति पर मेरे विचारों से वे लोग बहुत खुश होते थे। और इस चीज का पहले भी जिक्र हो चुका है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इनकी खास दिलचस्पी थी और समझ भी काफी रखते थे ये। 5वें दिन सबीहा मेरे साथ ट्रेन द्वारा BHU वापस आ गई। वह इस बात से काफी खुश थी कि मैंने अपने उसके घर वालों का दिल जीत लिया। राजनीति यह थी कि समय आने पर मैं उसके घर वालों को खान से शादी करने के लिए मना लूंगा। जिस समय सबीहा मुझे अपने घर ले गई थी उस समय किसी को पता नहीं था कि उसका खान से किसी तरह का संबंध है। बाद में जब हम MA फाइनल में पहुंचे तो घर वालों को खान के बारे में पता चल गया। उसके घर में कोहराम मच गया। उसके पिता सबीहा की पढ़ाई छुड़वा देने पर उतारू हो गए। आखिर मैं ही काम आया। वे लोग इस बात पर राजी हो गए कि MA फाइनल की परीक्षा पूरा होने तक वे BHU में रहेगी। अंत में हुआ यही। MA फाइनल की परीक्षाएं पूरी होते ही सबीहा अपने घर में कैद हो गई। इस बीच खान NIS पटियाला की ट्रेनिंग करके वापस आ गया। वह बड़ा विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। खान मुझसे बातें करते करते रो पड़ता था। मैं उसे आश्वासन देता रहता कि कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। संयोगवश जून 1973 में शुरू में सबीहा की एक बैरंग चिट्ठी मिली। डाकिया ने 4 आने लेकर वह चिट्ठी मुझे दी थी। उसकी उर्दू भाषा में महारत थी। पूरी चिट्ठी नागरी लिपि में लिखी थी किंतु भाषा शुद्ध उर्दू थी। घर में कैद रहते रहते सबीहा बहुत भावुक हो गई थी। उसने शुरू में ही लिखा, गुरुजी आकर मुझे पढ़ाओ। पूरी चिट्ठी दिल को छू लेने वाली थी। मेरे कट्टर कम्युनिस्ट होने के बारे में सबीहा की ये लाइनें मुझे ज्यों की त्यों आज भी याद हैं। उसने लिखा था, इंशाअल्लाह तेरा कभी बुरा ना हो, मगर यदि तू मेरे सामने खुदा से मिलने 7वें आसमान पर पहुंचे तो तेरे जनाजे पर जमाना मेरा तमाशा देखेगा। मैं वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी इच्छा के अनुकूल तुम्हारी मजार पर लाल चिराग जलाऊंगी, लाल परचम फहराऊंगी। चिट्ठी के अंत में लिखा था कि अगले रविवार को तुम फूलपुर स्टेशन पर आ जाना। वहां घर का बाल नौकर 10 वर्षीय नन्हे मियां लाल रुमाल की झंडी लिए मिलेगा। चिट्ठियों का आदान प्रदान नन्हे मियां के माध्यम से होना था। पिछली ईद को जब मैं सबीहा के घर गया था तो नन्हे मियां मुझसे काफी घुल मिल गए थे। उनके कथानुसार मैं उस समय रविवार को गोरखपुर इलाहाबाद पैसेंजर ट्रेन से बनारस से 2 घंटे की यात्रा के बाद फूलपुर पहुंचा। वहां स्टेशन पर लाल झंडी फहराते हुए नन्हे मियां मुझे आसानी से मिल गए। तो उस जमाने में किस तरीके से मेल जोल के लिए क्या क्या निशानियां दी जाती थी ताकि व्यक्ति पहचान लेके आपको किस व्यक्ति से मिलना है, उसका बहुत अच्छा जिक्र है यहाँ पर। नन्हे मियाँ को मैंने 5 रुपया देकर कहा कि चिट्ठियों को किसी और को ना दिखावें। नन्हे मियाँ खुदा की कसम खाकर कहने लगे कि वे सबीहा आपा को ही चिट्ठी देंगे। एक चिट्ठी खान की और दूसरी मैंने नन्हे मियाँ को सौंप दी। मुझे फूलपुर स्टेशन पर 4.5 घंटा रुककर लौटती हुई ट्रेन को पकड़ना था, यानी संध्या के समय करीब 5 बजे। समय का ख्याल रखते हुए सबीहा ने ढेर सारे कबाब और सीर माल एक कपड़े में लपेट कर भेजा था। नन्हे मियाँ उसे मुझे देते हुए बोले कि कबाब सीर माल खाकर स्टेशन के नलके से पानी पी लूं और पास वाली बाग में सो जाऊं। नन्हे मियाँ ने ये भी कहा कि गाड़ी आने से पहले वे दोबारा चिट्ठियों का जवाब लेकर आएंगे। स्टेशन पर मैं बहुत डरा हुआ था। सबसे ज्यादा डर सबीहा के भाई शमीम से था कि कहीं वे ना मिल जाए। खैर, मैं कबाब सीरमाल खाकर स्टेशन पर नलके से पानी पीकर पास वाले बाग में एक पेड़ के नीचे सो गया। करीब 4:30 बजे नन्हे मियाँ जवाब लेकर फिर आ गए। थोड़ी देर बाद इलाहाबाद से वापस ट्रेन आधम की और मैं उसमें दाखिल हो गया। मैंने पलटकर देखा तो नन्हे मियाँ लाल झंडी हिलाते हुए मुझे विदाई दे रहे थे। सबीहा ने निश्चित कर दिया था कि मैं हर महीने के पहले रविवार को फूलपुर स्टेशन पर आया करूं। मैं करीब 1 साल तक वैसा ही करता रहा और नन्हे मियाँ हमेशा लाल झंडी दिखाकर मुझे रोकते रहे। फिर सारी दास्तान ज्यों की त्यों, वही कबाब, वही सीरमाल, वही सोने के लिए वही बाग,
इस काम में मुझे भी मजा आने लगा था। उत्पल वर्णा प्रकरण के बाद मुझे ये अनुभूति होने लगी थी कि यदि किन्हीं दो चाहने वालों को आपस में मिला देने से मेरी कोई भूमिका सफल हो जाए तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ पर अपने असफल प्रेम को किसी दूसरे के प्रेम को सफल बनाकर वे आत्मसंतुष्टि का अनुभव करना चाह रहे हैं। मैं इसी दिशा में अग्रसर होने लगा था। 1.5 साल बाद घर में सबीहा को कैद रखकर उसकी मां को दया आ गई और वे लोग उसे बनारस के राजघाट स्थित महिला कॉलेज में बीएड कराने पर राजी हो गए। उनका विचार यह था कि वे बीएड करके फूलपुर के किसी हाई स्कूल में पढ़ाकर अपना गुजारा कर लेगी। राजघाट महिला कॉलेज लड़कियों के प्रति अपनी पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध था। सबीहा ने वहीं से बीए किया था। कॉलेज हॉस्टल में लड़कियों का जीवन जेल जैसा ही होता था। सिर्फ लोकल गार्जियन का हर बुधवार को किसी एक लड़की से मात्र 1 घंटे के लिए मिलने दिया जाता था। सबीहा के पिताजी उसे लेकर जुलाई 1975 में मेरे पास आए और हमने राजघाट जाकर उसका बीएड में एडमिशन करवा दिया था। हॉस्टल फॉर्म में लोकल गार्जियन यानी एलजी वाले कॉलम में सबीहा के पिताजी ने मेरा नाम लिख दिया था। उस समय सबीहा के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी, क्योंकि शायद उसे इस बात का आभास होगा कि अब जो है खान की जो बातचीत है वो तुलसीराम जी के माध्यम से अब वह कर सकती है। ये नई कहानी शुरू हुई थी। मैं हर बुधवार को राजघाट महिला कॉलेज के हॉस्टल में जाने लगा। सबीहा गेस्ट रूम में हमेशा तैयार मिलते, किंतु हॉस्टल वार्डन सुमति नैने मुझे देखते ही कम से कम 15 मिनट शारीरिक नैतिकता पर अपना प्रवचन अवश्य सुनाती। शायद उन्हें लगता होगा कि तुलसीराम जी भी यंग है और सबीहा भी यंग है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में कोई प्रेम प्रसंग हो, इसलिए नैतिकता का शायद लेक्चर दिया जाता होगा तुलसीराम जी को, जबकि बात कुछ और थी। लड़कियां उनसे जितना डरती थीं, उससे कहीं ज्यादा चिढ़ती थी। सारी लड़कियां बताती थी कि सुमति जी कुंवारी रह गईं, इसलिए नैतिकता पर हमेशा जोर देती हैं। एक रोचक बात वहां यह होती थी कि लड़कियां किसी हम उम्र एलजी को देखकर आपस में कहती कि ये एलजी लवर गार्जियन है। कुछ लड़कियां सबीहा को भी ऐसा कहकर चिढ़ाती थी। 1.5 साल घर में कैद के बाद सबीहा की जिंदगी में बाहर सी आ गई थी। जब वे राजघाट आई, खान की पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स ऑफिसर की नौकरी लग गई थी और वे वहां चला गया था। फिर भी उससे संपर्क आसान हो गया था। राजघाट महिला कॉलेज में लड़कियों को महीने में 1 दिन एलजी के घर जाना स्वीकृत था। ऐसे अवसरों पर सबीहा मेरे पास आ जाया करती थी। वे बड़ा ही रोचक समय था। उत्पल वर्णा द्वारा निर्मित खालीपन को सबीहा लगभग भरने लगी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे आपसी संबंध परिभाषित हो चुके थे, इसीलिए गलत फहमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो एक अच्छे साथी, गुरु, दोस्त के नाते ये रिश्ता परिभाषित हो चुका था, इसलिए यहां पर अब कोई गलत फहमी दोनों ही तरफ से रिश्ते में नहीं रह गई थी। वह मुझसे इतना ज्यादा घुल मिल गई थी कि मुझे छोड़कर सारा बीएचयू गलत फहमी का शिकार हो गया था। एक दिन टामुन मुझसे मिलने कैलाश भवन आई। संयोगवश सबीहा भी उसी समय आ गई। मैंने परिचय कराते हुए सबीहा से कहा कि वह टामुन है, मैं इसे ट्यूशन देता था। वह कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर बाद वापस चली गई। यद्यपि इससे पहले सबीहा ने उसे कभी देखा नहीं था और ना उसके बारे में कुछ जानती थी, किंतु अजीब बेरुखी से वह कहने लगी, इस लड़की का हाव भाव ठीक नहीं लगता। वह तुझे अपने रास्ते से भटका देगी, इसलिए उसका साथ छोड़ दे, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगी। सबीहा का ऐसा रूप देखकर मैं एकदम डर गया था। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि वह मुझसे दूर चली जावे, अतः मैं टाउन से स्वयं दूर होने लगा। सबीहा जब भी किसी बात पर मुझसे असहमत होती, मेरे बाल पकड़कर सिर को हिलाने लगती थी। ऐसे अवसरों पर वह एक छोटी सी बच्ची जैसे लगने लगती थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया। ऐसा दौर चल ही रहा था कि मुझे हमेशा के लिए बनारस छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि मुझे वहां पार्टी हेडक्वार्टर में काम करना था। और 6ठे उपखंड के अंतिम पैराग्राफ में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किस प्रकार वे दिल्ली चले गए एक अनिश्चित भविष्य की तलाश में। कोई हफ्ता भर पहले मैंने बनारस छोड़ने की बात सबीहा को बताई।
उसे एकदम विश्वास नहीं हुआ। वह एक टक बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रही। आदतन एक बार फिर उसने मेरे सिर के बाल को झकझोर दिया और कहने लगी कि बोल दे ये सब झूठ है। मुझे दुखी मन से वह हॉस्टल के अंदर चली गई। बड़े दुखी मन से वह हॉस्टल के अंदर चली गई। अगले रविवार को वह वार्डन सुमति नैने से आज्ञा लेकर एलजी यानी मेरे निवास पर आई। आते ही वह मुझे पकड़कर देर तक रोती रही। वह बार बार कहती रही कि मुझे बीच धार में छोड़कर क्यों भाग रहे हो। मैं उसे समझाता कि खान को नौकरी मिल गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। बीच मझधार में तो सबीहा की जो जरूरत थी तुलसी राम जी को लेकर वह ये थी कि वे उसे उसके प्रेम तक पहुंचाने में एक सशक्त मंजिल का काम करें, एक रास्ता बने। सॉरी, मंजिल तो उनकी खान थी। वे कहां मानने वाली थी। उस दिन उसे सिर्फ रोना आया था। बड़ी मुश्किल से मैं उसे वापस राजघाट छोड़ने गया। जब मैं उसके हॉस्टल से चलने लगा तो वह चिल्लाकर रो पड़ी। यही उससे अंतिम मुलाकात थी। फिर 2-3 दिन बाद मैं 21 जनवरी 1976 को अपर इंडिया एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली चला गया। मेरे दिल्ली आने के बाद उसकी 3-4 चिट्ठियां पार्टी हेडक्वार्टर 15 कोटला मार्ग अजय भवन नई दिल्ली के पते पर समय समय पर मुझे मिली थी। बाद में धीरे धीरे मेरा संपर्क टूट गया। सन 1977 की गर्मियों में मैं यूं ही एक बार बनारस गया। सोचा कि पुराने संपर्कों को फिर से जिंदा किया जाए। इस कड़ी में मैं सबसे पहले बीएचयू महिला कॉलेज की प्राध्यापिका हेम प्रिया जी के निवास पर गया। वे कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थीं और हमेशा इस बात को बोला करती थीं कि जो भी कुछ तुलसीराम जी लिखते हैं उसको बाकायदा एक पुस्तक की शक्ल में उन्हें छपवाना चाहिए। उनकी कविताओं को हमेशा उन्हें प्रेरित किया करती थी कविताओं के लिए। वे कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थी। वे मुझे देखते ही बोल पड़ी, तुम सबीहा की शादी में आए हो? उसकी आज ही तो खान से शादी है। ऐसा सुनकर मैं अचंभित रह गया क्योंकि इसकी मुझे कोई खबर नहीं थी। मैं हेम प्रिया जी को यूं ही झूठ मूठ का उत्तर देकर जब उनके घर से लंका की तरफ चला तो मुझे लगा कि मानो नन्हे मियां ने लाल झंडी के बदले हरी झंडी दिखाकर मेरा दिल्ली वापस जाने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। तो हर बार तुलसीराम जी चले गए, सभी ने उनका जिंदगी में सिर्फ उपयोग किया अपने फायदे के लिए। तो इस एपिसोड के साथ ये आत्मकथा यहां पर समाप्त होती है। यकीन मानिए मैं अंदर से बहुत अजीब महसूस कर रही हूं। इतने दिनों से इस आत्मकथा के साथ साथ हम चल रहे थे, कितना कुछ हमने सीखा। ऐसा लग रहा था कि अभी आत्मकथा को थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, लंबा होना चाहिए था, जिससे कि हमें कुछ और भी जानकारी मिले कि दिल्ली में जेएनयू की कार्यशैली किस प्रकार होती है। तो वो हमारा सपना अधूरा ही रह गया। एक खालीपन सा महसूस कर रही हूँ, थोड़ा भावुक भी फील कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि ये आत्मकथा खत्म हो। किताब है, पुस्तक है, कभी ना कभी खत्म होनी थी, तो आज हो गई। तो 1-2 दिन का समय लूंगी, अपना गला भी दुरुस्त करूंगी और दूसरी पुस्तक का चुनाव करने के लिए भी इतना समय लगेगा। तो तब तक इंतजार कीजिए। यदि चुनाव कर लिया तो अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।